हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैडी मैथ क्लासेस। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, हमारे पास एक चैप्टर है जिसको हम जो तुम्हारी इकोनॉमिक्स जो है भाई, उसका चैप्टर फर्स्ट है। मेरे पास जो है स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर है। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहले मैंने इसमें कुछ कुछ बातें बतानी चाहिए। वो बातें हमारे पास ये है कि ये चैप्टर तुम्हारे पास एक ना इसमें गांव के बारे में बता रखी है। ठीक है, और ये जो गांव है वो कोई एक्चुअल में गांव है नहीं, ये एक तरीके से मान लो एक बस इमेजिन किया हुआ गांव। ठीक है, इस तरीके से है। तो ये जो गांव हमारे पास है, द स्टोरी ऑफ द पालमपुर। ठीक है, मेरे पास एक इमेजिनरी विलेज है, इसको सिर्फ एक इमेजिन किया है भाई। तो मैं ना इस इमेजिनरी गांव की हेल्प से तुम्हें बहुत सारी बातें बताई जा रही है चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो हमारी वन शॉट वीडियो, एक मतलब कि एक वीडियो में तुम्हारा एक चैप्टर एंड हो जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, तो मेरे पास वही है भाई, द स्टोरी ऑफ पालमपुर, इसको इमेजिनरी विलेज है, इज पार्टली बेस्ड ऑन रिसर्च स्टडी। ठीक है, कैरिड आउट बाय द गैल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, मेरे पास नाम है इसका ऑफ विलेज। देखो, नॉर्मली अगर बोला जाए ना, मेरे पास एक ये जो चैप्टर इस तरीके से है। देखो भाई, इस चैप्टर में तुमने कुछ कुछ बातें बताने की कोशिश की गई है और उन बातों को तुम्हें समझ के चलना है। ठीक है, कि नॉर्मली अगर हम बात करते हो गांव के अंदर होता क्या है। ठीक है, सुनो, पहला मेरे पास ये बोल रहा है कि पालमपुर के बारे में बात करते हैं। मेरे पास कह रहे हैं पालमपुर से हाइपोथेटिकल विलेज है। ठीक है, हाइपोथेटिकल विलेज जिससे मानो बहुत ही पिछड़ा हुआ है, उसमें बहुत सारी बातें मिक्स है उसके अंदर, ऐसा विलेज है। तो कह रहे कि फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी। भाई वहां पे लोग ना, जो उनका मेन काम है वो क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं। ठीक, खेती इनका काम है। ठीक, फिर इन पालमपुर, अगर तुमसे इसके एमसीक्यू पूछ जाते ना, ये जो पालमपुर है उसमें इसका मेन फंक्शन क्या है, मतलब वहां पे लोग ना, उनकी मेन एक्टिविटी क्या है, लोग ज्यादातर काम क्या करते हैं, तो मैं क्या बोलना भाई, उसको बोलते हैं फार्मिंग। तो पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेज। भाई वो ना आसपास के जो गांव वगैरह है उनसे भी ज्यादा कनेक्टेड है, एंड टाउन्स, जो टाउन उनसे भी। कह रहे कि मैनी काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल इन पालमपुर। पालमपुर गांव के अंदर ना बहुत सारे अलग अलग प्रकार के आने जाने के जो साधन, मान लो ट्रक हो गया, ठीक है, बैलगाड़ी वगैरह हो गई, ये सारे सारे क्या दिख जाते हैं आराम से। फिर भाई अगली बात जो मेरे पास है, दिस विलेज हैज अबाउट 450 फैमिली। भाई इसके पास में टोटल 450 फैमिली है, बिलोंगिंग टू सर्वल डिफरेंट कास्ट। ठीक है, वो क्या अलग अलग जाति से रिलेटेड है। फिर कह रहे मोस्ट ऑफ द हाउस हैव इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। भाई बहुत सारे घर के अंदर क्या इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है। फिर पालमपुर हैज 2 प्राइमरी स्कूल, ठीक है, एंड 1 हाई स्कूल। भाई इसमें क्या 2 प्राइमरी स्कूल, 2 छोटे छोटे स्कूल हैं, और उसमें क्या एक हाई स्कूल है। फिर कह रहे देर इज प्राइमरी हेल्थ सेंटर, उसमें एक हेल्थ सेंटर भी जहाँ पे चेकअप वगैरह होते हैं, रन बाय द गवर्नमेंट, जो सरकार के द्वारा चलाता है, एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी जहाँ पे दवाई वगैरह मिल जाती है। ठीक है, अब हम इसकी कुछ कुछ बातें कर लेते हैं। सबसे पहला भाई अगर स्टेटस ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इन पालमपुर। भाई पालमपुर के अंदर ना जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा कैसा वहां पे क्या क्या, सबसे पहला सिस्टम ऑफ रोड, कह रहे कि वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेज एंड टाउन। भाई जो वहां का रोड है वो सारे सारे क्या आसपास के जितने गांव हैं उन सबसे कनेक्टेड है वो। ठीक, दूसरा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो भी ट्रांसपोर्ट की बात चलती है तो कितने टाइप के ट्रांसपोर्ट वहां पे अवेलेबल है। ठीक, तो मैं वही कह रहा कि बुलकॉक कार्ट्स बोलते हैं इसको, अगले में से टोंग्स है। ठीक है, इस तरीके से जितने भी मोटरसाइकिल जीप वगैरह ये सारे सारे वहां पे अवेलेबल है। मतलब कि अगर ना बोलते ट्रांसपोर्ट में क्या क्या है, तो ये सारी सारी चीज इसमें देखी जाती है आराम से। ठीक है, अब अगली बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, भाई इसमें मेरे पास कह रहे हैं कि कनेक्शन इन मोस्ट ऑफ द हाउस। भाई इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन बहुत सारे घर के अंदर है, बहुत सारे घर के अंदर नहीं भी है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी पावर ऑल द ट्यूबवेल्स, इलेक्ट्रिसिटी पावर ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड एंड इज यूज्ड इन वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेस। भाई जो इलेक्ट्रिसिटी है जितने भी ट्यूबवेल है उन सब में यूज होता है, और जो भी गांव में छोटे मोटे बिजनेस है उन सब में यूज होता है। फिर स्कूल की बात करते हैं, 2 प्राइमरी स्कूल है और एक हाई स्कूल है। फिर हेल्थ और कार की बात करें, मेरे पास एक गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, और मेरे पास क्या भाई एक प्राइवेट, मेरे पास एक क्या एक प्राइवेट है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं फार्मिंग एक्टिविटी। तो सबसे पहले मेरे पास है फार्मिंग एक्टिविटी 2 चीजें, एक एग्रीकल्चर है, अगला है लाइव स्टॉक, मतलब कि जो खेती बाड़ी कर रहे हैं वो, अगला लाइव स्टॉक जो जो कच्चा सामान वगैरह रखते हैं वो सारा सारा। तो फिर दूसरा नॉन फार्मिंग एक्टिविटी क्या है भाई, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, जो छोटे मोटे काम वगैरह होते हैं ना गांव में, जैसे मान के चलो कि बुनाई का काम हो गया, चक्की की मशीन, मतलब जो जो आटा पीसने वाली मशीन है, ये सारा सारा लगा देना, ये सारा इसके अंदर है। फिर अगला मेरे पास है ट्रांसपोर्ट सर्विस है। फिर मेरे पास है शॉप कीपिंग, भाई ट्रांसपोर्ट के बारे में बता दिया मैंने ऊपर, मतलब कि गाड़ी वगैरह जो होती है वो सब। फिर शॉप कीपिंग में छोटी मोटी दुकान चलाना, दूध की डेयरी चलाना, और कंप्यूटर सेंटर भी है वहां पे। ठीक है, फिर अगर हम बात करें प्रोडक्शन क्या होता है, नॉर्मली बोला जाए ना
प्रोडक्शन इज द प्रोसेस, तुम जो मैं बोल रहा हूं उसको लिख सकते हो कि प्रोडक्शन इज द प्रोसेस थ्रू विच एनी रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, इतना लिख सकते हो आराम से। लेकिन द मेन एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विस दैट पीपल नीड। ठीक है, प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है भाई? प्रोड्यूस करना ऐसी गुड्स और सर्विस को, देखो प्रोड्यूस करना ऐसी गुड्स को और सर्विस को जो लोगों को चाहिए। ठीक है, पीपल नीड। अगली बात करते भाई, मेरे पास है ऑर्गेनाइजेशन और प्रोडक्शन। भाई मेरे पास है कि ना नॉर्मली बोला जाए तो प्रोडक्शन होता कैसे है? पहला मेरे पास है लैंड, लेबर, कैपिटल, इसको अगर बोलते हैं एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। ठीक है, नॉलेज एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक, तो ये चार है, लैंड ऐसा लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर है। ये बस क्या चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। इसके तुम्हारे एमसीक्यू बन जाते हैं आराम से। ठीक है, इसके एमसीक्यू बनते हैं कि कौन कौन से तुम्हारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, वो सारी सारी बातें बताओ। ठीक है, हाँ भाई देखो मेरे पास ना कुछ कुछ बातें तो बता रहा हूं मैं। सबसे पहला कह रहे कि देयर आर फोर रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन। भाई प्रोडक्शन के लिए चार चीज जरूरत पड़ती है जिसको हम बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मैं बोला लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये चार ऐसे हैं जो मेरे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। इसके एमसीक्यू बनते हैं। तो वही कह रहे कि देयर आर फोर रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, किसी भी गुड्स या सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए हमें चार फैक्टर चाहिए होते हैं। वो चारों के बारे में यहाँ नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है। सबसे पहला लैंड के बारे में बात करते हैं। द टर्म लैंड इज यूज्ड इन वाइडर सेंस। भाई इसको बहुत ही एक तरीके से यूज करते हैं। बताइए ना, सेंटेंस तुम्हें लिखना होता है स्टार्टिंग में। इट डज नॉट मीन ओनली द सरफेस ऑफ द सॉइल। इसका मतलब सिर्फ मिट्टी का ऊपरी हिस्सा नहीं होता। ठीक है, कर बट ऑल्सो इंक्लूड ऑल दोस नेचुरल रिसोर्सेज। ये उन सब नेचुरल रिसोर्सेज को भी सम्मिलित करता है विच आर द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। मैं देखो नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा जो जो हमें फ्री गिफ्ट मिले ना, वो सारे के सारे हम उन्हें क्या बोलते हैं भाई? उसे लैंड बोल देंगे। अगला मेरे पास है लेबर। ठीक है, अगर मैं लेबर की बात बोल दूं, द एग्रीगेट ऑफ ऑल फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट्स बाय द मैन यूज्ड इन द क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। देखो वो सारे लोग जो अपनी पूरी जान लगा के काम कर रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं? लेबर बोलते हैं। अगला है कैपिटल। भाई कैपिटल का मतलब है नॉर्मली पैसा लगाना या फिर मशीन वगैरह होती है जो। कैपिटल एज अ मैन मेड इंस्ट्रूमेंट, क्या बोलते हैं इसको भाई? मैन मेड इंस्ट्रूमेंट, जो इंसानों ने बनाया ऑफ प्रोडक्शन। कैपिटल में बी डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड कैपिटल, जैसे मेरे पास फिक्स्ड का मतलब मशीनरी, टूल्स, रेलवे, ट्रैक्टर, फैक्ट्री। ठीक है, अगला मेरे पास वर्किंग कैपिटल जिसको हम बोलते हैं रॉ मटेरियल। ठीक है, और कैश मनी। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि फिक्स्ड में कौन कौन से आते हैं? मशीन हो गया, टूल्स हो गया, रेलवे, ट्रैक्टर, फैक्ट्री, ये सारे मेरे पास क्या भाई? फिक्स्ड कैपिटल है। दूसरी बात करें मेरे पास वर्किंग कैपिटल, वो क्या होती है भाई? रॉ मटेरियल हो गया, कैश मनी हो गया। इसे हम क्या बोलते हैं? रॉ मटेरियल बोल के चलते हैं। हम लास्ट बात करते हैं इसको बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल, जिसको हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल कह रहे कि ह्यूमन कैपिटल इज मेजर्स ऑफ द स्किल, एजुकेशन, कैपेसिटी एंड एट्रीब्यूट ऑफ लेबर। भाई देखो जो भी लेबर वगैरह है, उन्होंने जो भी उनके पास जो स्किल्स है, जो उनके पास कला है, जो वो पढ़े लिखे जितना, एजुकेशन और उनकी कैपेसिटी कितना काम कर सकते हैं, एट्रीब्यूट जो अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं, जो अपनी ताकत लगा रहे हैं उसमें काम करने में, इन सबको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन कैपिटल बोल के चलते हैं। ठीक है, कह रहे कि विच इन्फ्लुएंस देयर प्रोडक्टिव कैपेसिटी एंड अर्निंग पोटेंशियल। भाई ये सारी वो चीजें जिसको मैंने सर्कल लगाया ना, ये सारी वो सारी चीजें जो कि किसी एक इंसान को ह्यूमन कैपिटल बनाती है। ठीक है, अगला भाई हम अगली बात करते हैं ग्राउंड मेजरिंग यूनिट। ग्राउंड को कैसे नापा जाता था? तो द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज हेक्टेयर। ठीक है, हेक्टेयर का मतलब क्या है? 1 हेक्टेयर मेरे पास ना कितना भाई? 10,000 स्क्वायर मीटर के बराबर है। ठीक है, ये ध्यान रख के चलना। ठीक, फिर मैं अगला बोल दूं, इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया द यूनिट यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर लैंड मेजरिंग बाय द फार्मर आर बीघा, या फिर जिसको बीसा बोलते हैं, ठीक, गट्ठा बोलते हैं, वजह की मतलब कि गुनिटा, जो भी इस तरीके से, मतलब कि ये सारे सारे वो तरीके हैं बोलते हैं। अपने ना जो तुम्हारे पेरेंट्स वगैरह उनसे पूछना कि 1 बीघा जमीन क्या होती है, 4 कट्ठा जमीन क्या होती है। ठीक है, इस तरीके से पूछना तो मैं बता देंगे आराम से। ठीक है, अगला एग्रीकल्चर क्रॉप ईयर इन इंडिया। ठीक है, सबसे पहले हम बोल रहे हैं, मेरे पास है द एग्रीकल्चर क्रॉप ईयर इन इंडिया इज फ्रॉम जुलाई टू जून। ठीक है, अगर बात करें एग्रीकल्चर क्रॉप क्या होते हैं तो जुलाई से जून चलता है, तो इसको बोलते हैं एग्रीकल्चर सीजन आर क्लासिफाइड इनटू मेनली 3 क्रॉप सीजन। भाई देखो टोटल इसको ना 3 सीजन में बांट सकते हैं। फसल उगाने के 3 सीजन होते हैं। पहले इसको बोलते हैं हम रेनी सीजन, बारिश वाला मौसम, खरीफ फसल होती है। तो इसका पीरियड कब से कब है भाई? जुलाई से लेके अक्टूबर तक।
ठीक है, ये इसका टाइम पीरियड है। इसमें क्रॉप्स क्या है, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, चावल मतलब कि राइस हो गया, ठीक है, इस तरीके से क्या है ये सारे उगाए जाते हैं। तुम्हें नहीं भाई देखो, तुम्हें सारे पता होना चाहिए कौन से मौसम में कौन सा अनाज वगैरह उगाए जाते हैं। अगर तुम्हें यही नहीं पता होगा तो हल्की तुम्हें दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। अगला विंटर सीजन, जिसको हम रबी फसल बोलते हैं, रबी क्रॉप बोलते हैं, ये बस अक्टूबर से लेके मार्च तक चलता है, ठीक है। तुम्हें ये वाली बातें पता होनी चाहिए। फिर जिसको अगला वैसे इसमें कौन से वीट हो गया, बेरली हो गया, ग्राम हो गया, ठीक है, इस तरीके से ना बस्टर्ड पॉइल्स, पोटैटो, ये सारे उगाए जाते हैं इस वाले मौसम में। इसके एमसीक्यू बनते हैं, याद कर लेना इसके, ठीक है, अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। फिर मेरे पास अगला है, इसको बोलते हैं समर सीजन, ठीक है। तो समर सीजन में बस इसको जेड का सीजन बोलते हैं। पीरियड मार्च से लेके जून तक का होता है। वाटरमेलन, टोरिस, कोकुम्बर, ये सारे इसमें उगाए जाते हैं, ठीक है। अब हम अगली बात करते हैं भाई कि व्हाट इज मल्टी क्रॉपिंग, ठीक। तो कह रहा है मल्टी क्रॉपिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप इन अ सेम पी ऑफ लैंड। भाई एक धरती है, ठीक है, इसको हमने दो पार्ट में बांट दिया, इधर कुछ और उगा रहे हैं, इधर कुछ और उगा रहे हैं, इसे हम क्या बोल देंगे नॉर्मली, इसी को बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग बोलते हैं, ठीक है। अब मेरे पास ना वैसे एक साल के अंदर करें तो भी, जैसे मान लो कि मेरे पास ये 6 महीने में कुछ और उगाया, 6 महीने में कुछ और उगाया। चलो देखो मैं ऐसा बता रहा हूँ, ये खेत है, ठीक है, इसके पूरे खेत में 6 महीने में कुछ और उगा लिया, फिर बाकी के 6 महीने में कुछ और उगा रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं, मल्टी क्रॉपिंग बोलते हैं। अगली बात भाई फार्मिंग। फार्मिंग क्या है, फार्मिंग प्रोवाइड्स एसेंशियल एमिटीज लाइक फूड, मतलब कि जो फार्मिंग है, जो खेती है, जो चीज हमें जरूरी है वो सारी प्रोवाइड करता है। जैसे मान लो कि फूड फॉर द पीपल एंड फॉर द एनिमल्स, ठीक है, मतलब कि जो खाद वगैरह होते हैं ना वो एनिमल के लिए। इट ऑल्सो प्रोवाइड द मेन सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल टू सेकेंडरी सेक्टर। भाई पहले देखो हमें पता होना चाहिए सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है। पहले हम बात करते हैं वैसे प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। भाई प्राइमरी सेक्टर मेरे पास एक ऐसा सेक्टर हो जाता है जो कि इंसानों को उत्पादन करने की क्षमता देता है। जैसे मान लो खेती करना, धरती के अंदर से कोयला निकालना, कच्चा तेल निकालना, इसे हम क्या बोलते हैं भाई, प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। अगला मेरे पास है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर जो हमने कच्चा सामान निकाला धरती के अंदर से, जैसे मान लो गेहूं निकाल लिया, चावल निकाल लिया, धरती के अंदर से निकाला उसको, ये ज्यादा प्राइमरी में है। लेकिन जब इस कच्चे सामान को हम तैयार करते हैं पूरा, ठीक है, ताकि मार्केट में बिकने लायक हो जाए, हम उसे क्या, जो ये सारे काम जहां पे होते हैं ना उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास अगला जो है, हाँ भाई, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कैरिड आउट इन इंडिया फ्रॉम एंसेंट पीरियड, ठीक है, एंसेंट पीरियड है। द ट्रेडिशनल फार्मिंग एडेज द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एग्रीकल्चर। देखो मेरे पास क्या है, जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है ना, वो एक नॉर्मल सी बात बोले, मेरे पास एग्रीकल्चर को थोड़ा सा पीछे ले गया। ऑन द अदर हैंड मॉडर्न फार्मिंग एक्सपेरिमेंट विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एडवांस टेक्नोलॉजी। देखो यहाँ पे ये बता रहा है कि जो पुरानी जो फार्मिंग है, ठीक है, जो पुरानी फार्मिंग का तरीका है वो नई वाली फार्मिंग के तरीके से काफी कमजोर है, ठीक। जो नई वाली फार्मिंग है भाई, उसके अंदर नॉर्मली क्या चलता है, नई वाली फार्मिंग के अंदर ना HYV बीज होते हैं, HYV, ठीक है, ये सीड्स होते हैं। इसकी हेल्प से बहुत ही ज्यादा क्या है कि अच्छे तरीके से अनाज का उत्पादन होता है। तो देखो अगली बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न फार्मिंग। जो फार्मिंग पहले चलती थी वो, जो फार्मिंग अब चलती है वो। तो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न फार्मिंग, सबसे पहला ट्रेडिशनल फार्मिंग की बात करते हैं भाई कि ट्रेडिशनल फार्मिंग में क्या होता है। यूज ऑफ ट्रेडिशनल सीड्स इन एग्रीकल्चर। भाई धरती के अंदर मतलब उसमें क्या है कि खेती के लिए ना जो ट्रेडिशनल सीड्स है, जो पुराने सीड्स वगैरह है, उनका उपयोग किया जाता है। लेस इरिगेशन रिक्वायर्ड, भाई बहुत ही कम पानी की जरूरत पड़ती है। फिर यूज ऑफ काउ डंग्स और अदर नेचुरल मैन्यूर एज अ फर्टिलाइजर। भाई फर्टिलाइजर के ऊपर ना जो काउ डंग है, ठीक है, जो गाय का जो गोबर वगैरह है, इन सब को यूज करते हैं, ठीक है। ये फिर मान लो कच्ची सब्जी वगैरह टुकड़े होते हैं, इन सब का यूज करते हैं। फिर यूज ऑफ ट्रेडिशनल ब्लॉक, ठीक है, इसमें ना जो पानी वगैरह और जितने तरीके ना जो पुराना तरीका, जैसे मान लो कि हल वगैरह चलाना, ठीक है, तो ये पुराना यूज किया जाता है। फिर इरिगेशन फ्रॉम वेल्स, रिवर, राहत एंड पॉन्ड, ठीक है। मेरे पास क्या भाई, जो खेती करते हैं मतलब जो वहां पे पानी डालते हैं, कहां से करते हैं, वेल से करते हैं, नदी से, राहत से करते हैं, फिर पॉन्ड से, इन सब जगह से करते हैं, ठीक है। अगला इसको बोलते हैं मॉडर्न फार्मिंग, यूज ऑफ हाई यील्डिंग HYV इन एग्रीकल्चर। भाई मेरे पास HYV बीज ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे पास क्या भाई, इसमें खेती बहुत, इसमें बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है।
यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, भाई इसमें केमिकल फर्टिलाइजर की हो रहा है, यूज ऑफ मशीन, इसमें मशीन का यूज हो रहा है। फिर इरिगेशन थ्रू ट्यूबवेल एंड पंपिंग सेट, भाई इसमें क्या है कि या तो ट्यूबवेल होगा या फिर पंपिंग सेट से इसका होता है। सुनो अगली बात करते हैं भाई ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, वैसे बता रहा हूँ फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स इन इंडिया द ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि इंडिया के अंदर ना 1960 में 1960 के अंदर खेती बहुत कम हो गई थी, तो उसको खेती को बढ़ाने के लिए इंडिया के अंदर ना हरित क्रांति, इसको हिंदी में बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू किया था। तो कह रहे थे ग्रेट इंक्रीज, हाँ भाई, द ग्रेट इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस। ठीक है, व्हीट और राइस के ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है, इन इंडिया, अगर इन इंडिया इन द 1960 इज नोन एज ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो कह रहे इट कुड बी हैपन ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न फार्मिंग में। देखो और ये हुआ कैसा है, ये जो हमारे पास हुआ है ये मॉडर्न फार्मिंग को, जो नया तरीका ना HYV बीज वाला, उस वाले तरीके से इसको फॉलो किया गया है। तो मेथड इन इंडिया सच एज यूज ऑफ HYV सीड्स, ठीक है, वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम, तो इन सब के तरीके से क्या है ज्यादा गेहूं और चावल की प्रोडक्शन बढ़ाई गई थी। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। हम अगली बात करते हैं भाई कि पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, इसके अच्छे प्रभाव क्या क्या पड़े हैं। भाई देखो जितना जितने तुम्हारे पास है इसको तुम्हें अंदर बना के लिखना होता है, जितने बातें बता रहा हूँ ये तुम्हारी हेडिंग वगैरह होती है। ठीक है, इसके अंदर तुम्हें क्या बना के लिखना होता है अपने हिसाब से। फिर पहला इंक्रीज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, दूसरा भाई जो तुम्हारे पास देखो पहले मेरे पास कह रहा है कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ है काफी ज्यादा। फिर इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, भाई लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो गया। ठीक, फिर स्ट्रेंथनिंग द लिंकेज बिटवीन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि भाई जो भी मतलब कि एक तरीके से मान लो जो लिंकेज है, जो किसी किसान और जो बेच खरीदने वाला होता है, मान लो एक किसान है, ठीक है, ये किसी को बेचेगा किसी दूसरे को, तो बीच में कोई तीसरा जना जो आता था ना पहले कि पहले यहाँ सामान के फिर यहाँ से भाई ये सामान ये चीज ठीक हो गया, सीधा यहाँ से यहाँ पहुंचता सामान। अब अगला ट्रांसफॉर्म द फार्मर एज अ मार्केट ओरिएंटेड। ठीक है, और भाई जो फार्मर है वो खुद जाके सामान बेचना शुरू कर दिया उन्होंने। ठीक, फिर हम अगली बात करते हैं, मेरे पास है नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। भाई जो धरती की जो मिट्टी है वो कुछ ज्यादा ही बेकार हो गई, अब वो उपजाऊ बची नहीं है। ठीक है, डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल, ठीक है, जो धरती का जो पानी का लेवल है, ठीक है, वो क्या काफी कम हो गया है। तो ना देखा होगा भाई अब क्या है कि सब जगह से पानी आता नहीं है, कितने भी ट्यूबवेल वगैरह लगवा लो थोड़ा सा पानी आएगा फिर जाकर आना बंद हो जाएगा। फिर इंक्रीज द रीजनल, मेरे पास है डिपार्टीज है, जो भी रीजनल डिपार्टी है भाई उनका क्या है कि जैसे अगर बोलने रीजनल डिपार्टी क्या होती है, तो जो भी एक ना रीजन से जुड़ी हुई हो, ठीक है, उनमें एक क्वेश्चन देखो मैं ऐसा करूँ, मेरे पास है तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो मेरे पास इंक्रीज इन रीजनल डिपार्टीज है, इसका मतलब हो जाता है कि जो पहले रीजन चलते आ रहे थे ना वो सारे काफी ज्यादा बढ़ गए। ठीक है, जैसे मान लो कि धरती से जो भी प्राप्त होने वाले जो भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, ठीक है, वो सारे क्या है केमिकल ज्यादा बढ़ गया है, और उसकी जगह पे मेरे पास क्या है कि जो देखो केमिकल बढ़ गया और जो जीवाणु वगैरह वो सारे मर चुके हैं। ठीक है, फिर अगला है इंटरपर्सनल इनइक्वालिटीज, और भाई जो इस तरीके से ना जो इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है, पहले के सामान में कुछ और था और अब के सामान में कुछ और है। ठीक है, जो तुम ना केमिकल वाला खाना खाओगे वो अलग होता है और जो नेचुरल खाना खाओगे वो अलग होता है। अगला मेरे पास है लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर एंड पालनपुर। ठीक है, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, करेगी स्मॉल लैंड आर कल्टिवेटेड बाय द स्मॉल फार्मर, भाई जो छोटे जो फार्मर थे उनके पास छोटे छोटे लैंड थे और जो बड़े फार्मर थे उनके पास बड़े बड़े लैंड थे। ठीक है, फिर करेगी ऑन द अदर हैंड मोर देन हाफ द एरिया ऑफ विलेजेस कवर्ड बाय द प्लॉट्स दैट आर क्वाइट लार्ज इन साइज। ठीक है, भाई देखो यहाँ पे कह रहे कि देखो एक तरफ तो छोटे छोटे किसान के पास छोटी जमीन थी और जो बड़े बड़े जो जमींदार है उनके पास बड़ी बड़ी जमीन थी। फिर इन पालमपुर देर आर 60 फैमिली, ठीक है, ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर हु कल्टिवेट मोर देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड। ठीक है, 60 फैमिली ऐसी है जो 2 हेक्टेयर मतलब मान लो 20,000 मीटर स्क्वायर है। ठीक, ऊपर बता चुका हूं मैं तुम्हें, तो 60 फैमिली कम से कम इतने में उत्पादन करती है। और उसी में कह रही अ फ्यू ऑफ द लार्ज फार्मर हैव लैंड एक्सटेंडिंग ओवर 10 हेक्टेयर। देखो 60 फैमिली ऐसी जिनके पास सिर्फ 2-2 हेक्टेयर जमीन है, और मेरे पास क्या है भाई कुछ फैमिली ऐसी है जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है। ठीक, उसके बाद हम अगली बात करते हैं भाई ये कह रही विल दिस लैंड सस्टेन, कह रही ये जो जमीन है क्या वो लंबे समय तक रहेगी या नहीं रहेगी। तो
अच्छा मेरे पास क्या लगी, विल द लैंड सस्टेन करेगी, क्या जमीन को बढ़ाया जा सकता है या फिर नहीं बढ़ाया सकता है, फिर लंबे समय तक चलती है या फिर नहीं चलती है। लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्सेज, भाई एक नेचुरल रिसोर्सेज है, क्या इट इज नेसेसरी टू वेरी केयरफुल इन इट्स यूज, ठीक है, और इसको यूज करते वक्त ना हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। फिर कह रही है साइंटिफिक रिपोर्ट इंडिकेट दैट द मॉडर्न फार्मिंग, भाई जो साइंटिफिक रिपोर्ट है, जो साइंटिस्ट ने जो रिपोर्ट दी है, उन्होंने बताया है कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड हैव ओवर यूज्ड द नेचुरल रिसोर्सेज बेस, ठीक है, ये बता रखा है जो मॉडर्न फार्मिंग है, जो HYV बीज के, जो HYV बीज है ना, HYV बीज की हेल्प से जो भी फार्मिंग की जा रही है, भाई इसने हमारे प्रकृति को बहुत ही ज्यादा गंदा किया है, ठीक है। कह रहा इन मैनी एरिया ग्रीन रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, और अब बहुत सारे एरिया में ऐसा हुआ है, बहुत सारे एरिया में ऐसा हुआ है कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसके चक्कर में क्या है, जो हमारी मिट्टी है उसकी फर्टिलिटी खो दी हमने, ठीक है। फिर कह रही कि ड्यू टू इंक्रीज ऑफ यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, भाई क्यों खोई है, क्योंकि हमने कुछ ज्यादा ही केमिकल का यूज बढ़ा दिया है, ठीक। ऑल्सो कंटिन्यू यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरिगेशन हैज रिड्यूस द वाटर टेबल, वैसे लेवल बोल सकते हैं, ठीक है, लेवल है, ठीक है, इसको लेवल लिख रहे हैं हम, वाटर लेवल बिलो द ग्राउंड, ठीक है, ये भाई टेबल नहीं है, लेवल होगा, ठीक है। मैंने क्या बोला भाई, जो धरती का जो वाटर लेवल है वो क्या कुछ ज्यादा ही बिलो चला गया। भाई देखो ये हमारा चैप्टर था, तुम्हें इस वीडियो को 1 से 2 बार देखनी है दोबारा से, ताकि तुम्हें पूरा चैप्टर ना आसानी से समझ में आ जाए, और तुम्हें समझ में, देखो जब तुम्हें ना इसको करने का तरीका क्या होता है, जब भी तुम सब नोट से फिर वन शॉट से पढ़ रहे हो ना, सबसे पहले जो तुम्हारे पास NCERT है, जो NCERT है, इस NCERT को पहले तुम्हें पढ़ना होता है, भले समझ में ना आए हल्का वक्त, लेकिन पढ़ना होता है। जब तुम उससे कर लोगे ना, उसके बाद तुम आना इस वीडियो पे, जो तुम्हारी वन शॉट वीडियो है, फिर देखना है इसको, ठीक है। फिर इसके जितने नोट्स हैं उसे नोट डाउन कर लेना, और जो जो बातें बोलता हूँ वो भी इसी के अंदर होनी चाहिए, ठीक। जब तुम इसे कर लोगे फिर दोबारा तुम बुक पढ़ना एक बार, बुक पढ़ने के बाद जो तुम्हारे NCERT के क्वेश्चन है, जो तुम्हारे NCERT के क्वेश्चन है, ये सारे के सारे करने हैं। और भाई देखो जो मेरे पास पढ़ रहा है, और नॉर्मली वो तो चेक करा लेगा मेरे पास, और बाकी तुम ना अपने जो भी तुम्हारे टीचर वगैरह होते हैं, ठीक, उनसे बात करना कि भाई देखो मैंने क्वेश्चन आंसर सही सॉल्व किया है फिर नहीं, जो तुम्हारे NCERT के क्वेश्चन आंसर है, इसका जो तुम्हारे पास जो क्वेश्चन आंसर है उसे सॉल्व करो, ठीक है, भले तुम आंसर देख के करो लेकिन सॉल्व करो इसको, ठीक, ये ध्यान रख के चलना। तो तुम्हें लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, बिना लिखे तुम कुछ नहीं कर पाओगे, वरना तुम्हें बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। कर लेना इसको, धन्यवाद।